नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यूपी समाचार आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 50 सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मानसून मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, हापुड़ समेत 20 शहरों में शनिवार सुबह बारिश हुई। लखनऊ में दिन भर बादल छाए रहे। अयोध्या में लखनऊ हाईवे पर बारिश की वजह से ओवरब्रिज की सड़क धंस गई। यह ओवरब्रिज 6 महीने पहले 150 करोड़ रुपए की लागत से बना था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी की बाढ़ की चपेट में 40 गांव हैं। शाहजहांपुर और शमशाबाद मार्ग पर 2 फीट पानी भरा हुआ है। अयोध्या में भी सरयू उफान पर है। 18 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज 52 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 15 अगस्त को जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में। स्वतंत्र दिवस के एक दिन पहले योगी सरकार यूपी के सभी जिलों में एक आयोजन करने जा रही है। हालांकि 2021 के बाद से ही ये आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है। योगी सरकार 14 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन करेगी। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के युवा एक तरफ जहां विभाजन की त्रासदी को जानेंगे, वहीं विस्थापित परिवार के लोग भी अपना दर्द बयां करेंगे। इन कार्यक्रमों में विभाजन विभीषिका के दौरान विस्थापित परिवारों के सदस्यों को आमंत्रित करने के साथ ही त्रासदी के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सरकार ने संस्कृति विभाग को निर्देश दिया है कि इसमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सिंधी सभा, उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी, सनातनी पंजाबी महासभा समेत अनेक सामाजिक व गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए। प्रयागराज में तेंदुए का अटैक, 3 घायल गन्ने के खेत से निकलकर झपट्टा मारा। प्रयागराज में तेंदुए ने 3 किसानों पर हमला कर दिया। किसान खेतों में काम कर रहे थे। तेंदुआ अचानक गन्ने के खेत से निकला और उन पर टूट पड़ा। घटना को देख आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग लाठी डंडे लेकर दौड़े। तब तेंदुआ दूसरे गन्ने के खेत में जाकर छिप गया। घायल किसानों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोग लाठी डंडे लेकर तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। वह एक गन्ने के खेत में छिपा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कमिश्नर ऑफ फॉरेस्ट प्रयागराज तुलसीदास, डीएफओ अरविंद यादव और एसईएफ संगीता फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गन्ने में खेत में तेंदुए की घेराबंदी की जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 बैलेंस जरूरी। आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारकों को अब अपने अकाउंट में 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए खातों पर लागू होगा। खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा शहरों, गांवों और मेट्रो सिटीज में अलग अलग है। बैंक ने सभी में इजाफा किया है। मेट्रो और शहरी इलाकों में अब कम से कम 50,000 रुपए, सेमी अर्बन अर्ध शहरी इलाकों में 25,000 रुपए और गांवों में खुले खातों के लिए यह लिमिट अब 10,000 रुपए हो गई है। कानपुर जेल की 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागा कैदी। कानपुर जेल से शुक्रवार आधी रात एक बंदी भाग निकला। सीसीटीवी में वो राशन के गोदाम की छत पर चढ़कर 22 फीट ऊंची दीवार पर चलते हुए दिखा। आगे जाकर वह गंगा नदी में कूद जाता है। जेल प्रशासन ने लोकल पुलिस से बंदी की डिटेल शेयर की है। ऐसे में दीवार से कूदने के बाद का मूवमेंट ट्रेस किया जा रहा है। घटना का पता चलते ही शनिवार दोपहर डीजी जेल ने कानपुर जेल के जेलर, डिप्टी जेलर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अब मामले की जांच डीआईजी जेल को दी गई है। भागने की प्लानिंग को लेकर चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। बंदियों ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिन से असरुद्दीन गंगा नदी की तरफ वाली दीवार के पास टहलता देखा जा रहा था। जेल प्रशासन के मुताबिक यही एकमात्र ऐसी दीवार थी जिस पर सीसीटीवी नहीं लगे थे, यानी ब्लैक स्पॉट वाली इस दीवार से भागना आसान था। साल भर बाद ही लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से टपका पानी। लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उद्घाटन पिछले साल ही हुआ था, लेकिन बारिश के चलते टर्मिनल की छत जगह जगह से टपकने लगी। कर्मचारियों ने टब लगाकर पानी को फर्श पर फैलने से रोका, नहीं तो यात्री फिसलकर चोटिल हो सकते थे। हालांकि उद्घाटन के समय भी छत टपकने की घटना हुई थी, लेकिन तब प्रबंधन का कहना था कि मामूली गड़बड़ी थी जिसे ठीक कर लिया गया है। रक्षाबंधन पर बहनों को पुलिस ने बांटे 600 हेलमेट। रक्षाबंधन पर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस बहनों को हेलमेट बांटे। यहां बहनों ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांटी, वहीं अधिकारियों ने हेलमेट दी। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के निर्देश पर एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी और एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने हेलमेट बांटे। यह विशेष अभियान आज रक्षाबंधन पर शहर के अलग अलग चौराहों पर चलाया गया। 600 महिलाओं को गाजियाबाद ट्रैफिक विभाग की तरफ से हेलमेट बांटे गए।
मायावती ने बसपा विधायक को बांधी राखी। बलिया के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने आज पार्टी सुप्रीमो मायावती से राखी बंधवाई। इस मौके पर विधायक ने लिखा कि बहन, मायावती का ऐसा आत्मीय प्रेम और आशीर्वाद पाना मेरे लिए किसी ईश्वरीय कृपा की अनुभूति और परम सौभाग्य का विषय है। शिक्षा मंत्री ने 50 मुस्लिम भाइयों को बांधी राखी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि त्योहार में कोई धर्म भेद नहीं होता, ये भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार है। शनिवार को पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चंदौसी विधानसभा से भाजपा की विधायक एवं राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने आवास पर इस त्योहार को विशेष रूप से मनाया। स्वयं सहायता समूहों से खरीदे जाएंगे हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2 करोड़ 60 लाख ध्वज। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 2 करोड़ 60 लाख तिरंगा खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये झंडे शहरी व ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से खरीदे जाएंगे। तिरंगा खरीद का प्रस्ताव गुरुवार को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद शुक्रवार को विभागों ने तिरंगा खरीदे जाने का आदेश जारी किया। पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान से झंडे की खरीद पर 52 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। डीएसपी से ईएसपी बने अनुज चौधरी संभल के चंदौसी सर्किल में तैनात सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है। उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस अवसर पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और ईएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने उनके कंधों पर अशोक स्तंभ लगाकर शुभकामनाएं दी। शनिवार को जनपद संभल के बहजोई स्थित पुलिस अधीक्षक आवास पर यह समारोह आयोजित किया गया। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। वे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे और इस कोटे से एसपी पद तक पहुंचने वाले यूपी पुलिस के पहले अधिकारी बन गए हैं। लखनऊ में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। आज 2 से 3 बार बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले एक हफ्ते में बादल तय पैमाने से 177% ज्यादा बरसे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। प्रिया सरोज मंगेतर रिंकू से बोली, इस बार फिर जीतना। यूपी T20 लीग के प्रैक्टिस मैच में क्रिकेटर रिंकू सिंह से मिलने उनकी मंगेतर और सपा सांसद प्रिया सरोज पहुंची। इस दौरान उन्होंने रिंकू सिंह और उनकी टीम मेरठ मैवरिक्स को चीयर अप किया। सांसद प्रिया सरोज गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में पहुंची थी। उन्होंने टीम से कहा, इस बार फिर जीतना है। इसके बाद हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और पवेलियन में वापस आ गई। यूपी के इस जिले में 8 साल बाद बढ़ने वाले हैं सर्किल रेट। 8 साल के बाद जिले के सर्किल रेट में बढ़ोतरी होने जा रही है। नए रेट इसी सप्ताह से लागू होंगे। इसे लेकर रविवार को बैठक होने जा रही है। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगाड़ी की निगरानी में 100 आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। सर्किल रेट में बढ़ोतरी का 7 बार प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस बार सर्वे भी हुआ, फिर इसे स्थगित कर दिया गया। 1.5 माह पूर्व सभी उप निबंधकों और तहसीलदारों ने सर्वे कर सूची तैयार। 1 अगस्त से इसे लागू किया जाना था, अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। यूपी परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 8,322 वाहनों के परमिट रद्द। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने सड़क हादसों और वाहन नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हुई एक बैठक में एसटीए ने 8,322 वाहनों के परमिट निरस्त करने का फैसला लिया है। इनमें से 3 परमिट पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 738 परमिट 45 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा 1200 परमिट धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनका नवीनीकरण 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। रक्षाबंधन का उपहार। पहले दिन 1 लाख बहनों ने की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। रक्षाबंधन पर इस बार परिवहन निगम की रोडवेज बसों ने परिक्षेत्र में पहले ही दिन 1 लाख से अधिक बहनों को निःशुल्क यात्रा कराई। 1,05,482 बहनों को सभी श्रेणी की बसों में यह सुविधा मिली। यूपी रोडवेज के प्रयागराज के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रयागराज रीजन के सभी 9 डिपो द्वारा संचालित बसों में 8 अगस्त की सुबह 6 बजे, 10 अगस्त की रात 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार महिला यात्री के साथ एक सहयात्री को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। अब इस तरह कटेंगे तत्काल टिकट। स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट पर ही खड़े रहेंगे। टीटीई महाकुंभ में ट्रेन के अंदर यात्रियों को तुरंत टिकट उपलब्ध कराने के लिए टीटीई को दिए गए एमयूटीएस का अब वृहद स्तर पर उपयोग होगा। रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वारा, निकास द्वारा पर टीटीई एमयूटीएस लेकर खड़े होंगे और तत्काल टिकट काटेंगे। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल जैसे बड़े स्टेशनों से इसकी शुरुआत होगी। योजना है कि बिना टिकट के न तो कोई स्टेशन के अंदर जा पाएगा और न ही बाहर। इससे रेलवे स्टेशन पर अवैध रूप से आवागमन करने वालों पर रोक लगेगी। साथ ही रेलवे को सेवा के बदले राजस्व का नुकसान नहीं होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
यूपी में ईवी रखने वालों को लेना होगा अलग कनेक्शन, बिजली पड़ सकती है। महंगी बिजली की नई दरें तय करने के लिए अगर पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले लोगों को चार्जिंग महंगी पड़ सकती है। उनके पास दो विकल्प होंगे कि या तो वे चार्जिंग के लिए ज्यादा शुल्क अदा करें या वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग कनेक्शन लें। नई दरें तय करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी और अब आयोग सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन ने घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की पुरानी दरें ही बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। यूपी में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप। इन जिलों में खतरे के निशान से ऊपर पानी, पहाड़ों में भूस्खलन, बादल फटने व यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कई जिलों में नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलंदशहर के नरौरा बैराज पर शनिवार को गंगा में खतरे के निशान से ऊपर 2,81,676 क्यूसेक प्रति सेकंड का बहाव है, जबकि समुद्र तल से खतरे का जलस्तर 179.14 मीटर पर है। वहीं मुरादाबाद गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से गुन्नौर क्षेत्र के बबराला घाट, राजघाट और नरौरा गंगा बैराज पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पूर्व सपा सांसद ने मुरादाबाद में उत्तराखंड आपदा को बुलडोजर एक्शन से जोड़ा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब इस्लाम का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। वो भूल गए कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब उसका इंसाफ होता है तो आदमी कहीं से भी अपने आप को नहीं बचा पाता। यह बात मुरादाबाद से पूर्व सपा सांसद ST हसन ने उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को लेकर कही। हसन के इस बयान पर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर ये क्या कह गए अखिलेश यादव। रक्षाबंधन पर शनिवार को सैफई पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर बड़ी बात कहे गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के संरक्षण में चुनाव आयोग वोटों की डकैती डालने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग से न्याय की अपेक्षा नहीं है। हम सभी को सतर्क रहना होगा। चाचा राजपाल यादव के घर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर सपा के वोट काटे गए। इसका वीडियो भी हमारे पास है। गोरखपुर में 4,97,00,000 का अत्याधुनिक चार्जिंग हब बन रहा। गोरखपुर में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरणीय दिशा में मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर के पास नगर निगम की ओर से दी गई जमीन पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए अत्याधुनिक अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 4,97,00,000 रुपए खर्च होंगे और यह गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 27 इलेक्ट्रिक बसों को तकनीकी मजबूती देगा। क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर खरीदी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर कार खरीदी। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद वह लखनऊ पहुंचे हैं। नई गाड़ी के सेलिब्रेशन के दौरान कैंसर से जूझ रही उनकी बहन अखंड ज्योति सिंह और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। इस खास पल को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, ड्रीम्स डिलीवर्ड, यानी सपना साकार हुआ, चाबियां मिल गईं, उनके साथ जिनका होना मायने रखता है। पोस्ट में आकाशदीप की तीनों बहनें और मां लड्डूमा के अलावा अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। आकाशदीप ने काला चश्मा लगा रखा है। आकाशदीप ने अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी धूमधाम से मनाया। बहनों ने उनकी ड्रेस से मैचिंग कपड़े पहने और राखी बांधी। अयोध्या में 6 महीने में ही धंस गया NH9 हाईवे। अयोध्या रामनगरी को लखनऊ से जोड़ने के लिए शहादतगंज में बना नवनिर्मित पुल पहली ही बरसात में धंसने लगा है। महज 6 महीने पहले तैयार हुए इस पुल में जगह जगह क्रैक आ गए हैं और सड़क धंस गई है। यह पुल सपा सांसद अवधेश प्रसाद के घर के पास बना है। सांसद ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते सड़क धंसी है। यह ओवरब्रिज रामपथ से सटा हुआ है। 6 माह पहले बने इस ओवरब्रिज के भ्रष्टाचार को हम सदन में भी उठाएंगे। यह खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार है। काशी वासियों ध्यान दें, स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाना होगा जरूरी। बिजली निगम की ओर से लगवाए जा रहे स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। पिछले दिनों 5 दिन तक चले मेगा कैंप में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 3,000 से अधिक शिकायत बिजली बिल में गड़बड़ी की आई थी। अब स्मार्ट मीटर के साथ उपभोक्ताओं के घर चेक मीटर लगाना जरूरी कर दिया गया है।
सिद्धार्थनगर में कालाबाजारी का भंडाफोड़। जब एक और किसान खेतों में उर्वरक की कमी से जूझ रहे हैं, तब व्यापारी भारी मात्रा में उर्वरक छिपाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला भनवापुर ब्लॉक के गड़ावर चौराहे पर सामने आया, जहां प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी छापेमारी कर लगभग 7,000 बोरी उर्वरक बरामद किया। उर्वरक 2 गोदामों में अवैध रूप से जमा किया गया था, जिन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी राजेश कुमार, तहसीलदार रवि कुमार यादव और जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। उन्हें सूचना मिली थी कि जय ट्रेडर्स नामक उर्वरक विक्रेता रामानंद तिवारी किसानों को उर्वरक नहीं दे रहा है, जबकि उसके पास पर्याप्त भंडारण है। इसके अलावा उर्वरक को अधिक मूल्य पर बेचने की भी शिकायत मिली थी। आबकारी राज्य मंत्री के जन्मदिन पर विकास की सौगात हरदोई में उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का जन्मदिन शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने जनपद को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 101 करोड़ रुपए की लागत से 1444 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम्य विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के माध्यम से जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी समय में हरदोई को और अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। यूपी में यूरिया संघ जबरन दे रहे फंगस की दवा। यूपी के एटा जिले से ये वीडियो सामने आया, लेकिन हालात हर जिले में लगभग ऐसे ही हैं। किसान खाद के लिए परेशान हैं। सुबह 6 बजे लाइन में लग जाते हैं और शाम को 5 बजे खाली हाथ लौट आते हैं। कहीं पुलिस अपनी सुरक्षा में खाद बंटवा रही, तो कहीं सोसाइटियों पर ताला लगा हुआ है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी में तो किसान बारिश के बीच छतरी लेकर खाद लेने के लिए लाइन में खड़े दिखे। मुजफ्फरनगर जिले में ग्राम बघरा की बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर लाइन में करीब 70 से 80 किसान हैं, जबकि कुछ किसान आसपास छांव में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव 25 अगस्त तक घर घर जाएंगे बीएलओ। यूपी में अगले वर्ष प्रस्तावित पंचायत चुनाव को तैयारियां तेजी चल रही हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 18 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 25 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। जिलाधिकारी ने संबंध में निर्देश जारी किया है। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आने जाने का टिकट साथ बुक करने पर 20% डिस्काउंट। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और दोनों दिशाओं में ट्रेनों के बेहतर उपयोग के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश योजना शुरू की है। यह योजना फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की गई है और इसके तहत यात्री रिटर्न जर्नी के बेस किराए पर 20% की छूट पा सकेंगे। कल से शुरू हो गई अटलपुरम में प्लॉटों की बुकिंग। आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित ककुआ भांडई पर विकसित होने वाली अटलपुरम में 8 अगस्त दोपहर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। 8 सितंबर तक बुकिंग की जा सकेगी। अक्टूबर में पहले चरण के पहले सेक्टर में पंजीकृत भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी। टाउनशिप में विशेष सुविधाओं के अनुरूप विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट, विद्युत लाइन एवं स्काडा आधारित विशिष्ट सेवाएं आदि की सुविधाएं होंगी। उक्त योजना के आवंटियों को उत्तम जीवन शैली के साथ साथ आधुनिक टाउनशिप मिलेगी तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं संचालन कार्य भी कराया जाएगा। राजभवन में मनाया गया रक्षाबंधन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को रक्षाबंधन पर्व पर राजभवन में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, राजभवन के अधिकारीगण व कर्मचारीगण और आगंतुकों को स्नेह पूर्वक राखी बांधकर आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने इस अवसर पर छात्र छात्राओं के साथ संवाद कर उनकी रुचि को भी जाना और उसका विस्तार करने की प्रेरणा भी दी। रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रही बहनों से भरी रोडवेज बस खंती में गिरी। रक्षाबंधन के दिन बरेली पीलीभीत हाईवे पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पीलीभीत डिपो की रोडवेज बस का एक्सल टूटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। हादसे के समय बस में 69 यात्री सवार थे। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में 5 से ज्यादा यात्री हल्के फुल्के घायल हुए, लेकिन कोई गंभीर चोटिल नहीं हुआ। गोंडा के भाजपा विधायकों ने सीएम योगी से की मुलाकात। गोंडा जिले के 5 भाजपा विधायकों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे, गौरा से प्रभात वर्मा, करनैलगंज से अजय सिंह, कटरा बाजार से बावन सिंह और महनौन से विनय कुमार द्विवेदी ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात की। गौरा से विधायक प्रभात वर्मा ने जिले में खाद की कमी की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की।
तरबगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे ने घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने किसानों को आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराने की भी मांग की। विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि किसानों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। बेंगलुरु में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पास नया क्रिकेट स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। में एक साथ 80,000 दर्शक मैच देख सकेंगे। यह दर्शक क्षमता के हिसाब से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के सूर्या सिटी बोम्मासंद्रा में स्टेडियम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नया स्टेडियम पहले से मौजूद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से 22 किलोमीटर दूर है। इसे बनाने का फैसला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री सेलिब्रेशन में मची भगदड़ के बाद लिया गया है। आजमगढ़ में मिलावट करने वाले 104 व्यापारियों पर जुर्माना। आजमगढ़ जिले में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की बैठक की गई। इस बैठक में अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 216 नमूने संग्रहित किए गए, जिसमें जांचे गए कुल नमूनों में गुणवत्ता परक नमूना संकलन के कारण 47% नमूने फेल पाए गए। चीन बोला, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। चीन ने कहा है कि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए स्वागत करता है। यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद चीन की यात्रा करेंगे। चीन से पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे। यहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान को 2 महीने 127 करोड़ का नुकसान। पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने से 2 महीनों में 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि इस दौरान रोजाना लगभग 100 से 150 भारतीय उड़ानें प्रभावित हुई। इससे पाकिस्तान को 24 अप्रैल से 30 जून के बीच 4.10 अरब पाकिस्तानी रुपए, लगभग 127 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ। पीए के रक्षा मंत्रालय ने कहा, घाटा होने के बाद भी भारतीय विमानों पर लगे प्रतिबंध हटाए नहीं जाएंगे और एयरस्पेस को अगस्त के आखिरी हफ्ते तक बंद रखा जाएगा। इसके बाद स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की खबरें।